नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएसआई मैथ्स स्पेशल 10 में। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 10 स्पेशल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे 10 सवालों का सेट आप लोगों को भेजा करेंगे। आप इसको देखें, समझें कैसे सवाल हैं और किस तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है, कैसे आप लोग कम समय में सटीकता के साथ सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपका अनुभव हो, वो सारे अनुभव कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे सूचित करिएगा। अगर आपको ये सीरीज बेहतर लगती है तो मैं इस पर और काम करने की कोशिश करूँगा। तो आज स्पेशल 10 की पहली क्लास है। यूपीएसआई 2025 में हम लोग कुछ सवाल फंसा सके इसका इरादा लेकर के उतरे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। क्या है? वीरू और विशाल ने मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया जिसमें वीरू का निवेश है 10,800। ठीक। दूसरा है विशाल। विशाल ने 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया। मतलब जो विशाल है उसने 9 महीने तक बिजनेस किया, 9 महीने के बाद छोड़ दिया और 1 साल बिजनेस चला। तो अगर 1 साल बिजनेस चला, 2 पार्टनर थे बीरू और विशाल। ठीक। विशाल ने 9 महीने के बाद छोड़ दिया लेकिन बीरू कंटिन्यू रहा। ठीक। तो बीरू ने कई महीने काम किया है? 12। और विशाल ने कई महीने काम किया है? तो 9। ठीक। और 1 साल के अंत में बीरू और विशाल के प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 4 और 5। तो अगर हम बीरू की बात करें तो बीरू का निवेश है 10,800 और इंटू में बीरू का समय है 12। तो बीरू का पैसा गुणे बीरू का समय, ये हो गया बीरू का प्रॉफिट रेशियो। दूसरी तरफ है विशाल। ठीक है। तो विशाल का पैसा मान लो x है और विशाल का समय है 9। तो ये हो गया विशाल का प्रॉफिट रेशियो। तो वीरू का प्रॉफिट रेशियो है 4 और विशाल का है 5। कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ काटते हैं 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12। यहाँ 4 से ये 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। यहाँ 3 से इसको काटो, 3 तिहाई 9, 3 छंग 18 और 2 जीरो। ठीक है। अब ये 3600 आ गया गुणे 5। तो इधर यक्स का गुणा 1 में होगा, इधर 5 का गुणा 3600 में होगा। तो इधर हो जाएगा यक्स 5 का गुणा 3600 में कीजिए, 36 पंजे 180 और उसके बाद 2 जीरो। तो इसका मतलब है, ठीक है, कि वीरू का निवेश 10,800 है, विशाल का निवेश x यानी 18,000। आंसर कौन सा आया? बी। अगले सवाल पर देखते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के सारे क्वेश्चन बहुत टेक्निकली सॉल्व होते हैं। इस तरीके की सीरीज को देखें। अगर इसमें 2-2 पद दिए हैं, एक ब्रैकेट में कई पद दिए हैं? 2-2। अगर 2-2 पद दिए हों तो सदैव उन्हें 1 में बदल लेते हैं और अगर एक पद दिया हो तो उन्हें 2 में तोड़ देते हैं। ये इस तरीके की सभी सीरीज को लगाने का तरीका है। तो इसमें 2-2 पद दिए हैं, एक में से आधा घटाओ तो क्या बचा? आधा। एक में से घटाने का तरीका होता है नीचे में से ऊपर घटा दो। 3 में से 1 घटा दो तो बचा 2 और बटे में जो लिखा है वही यानी 3। फिर देखिए, 1 में से 1/4। एक में से घटाने का तरीका है नीचे में से ऊपर घटाओ, 4 में से 1 घटाओ तो 3 और बटे में जो लिखा है वही। इसके बाद फिर गुणे में डाट 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 है। आखिरी में 1 में से घटाना है तो तरीका है नीचे में से ऊपर, 100 में से 1 घटा लो तो आया 99 और बटे में जो लिखा है वही 100। ये होल ब्रैकेट है और होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है -0.5। ये पावर यहां नहीं है, ये पावर यहां है -0.5 यहां है। इसका ध्यान रखिए, होल ब्रैकेट के बाहर है। अब इसमें जब ये सीरीज बनती है तो क्रॉस चीजें कटती हैं, जैसे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से आगे वाला कट जाएगा और ऐसे कटते चले जाएंगे सब। तो पहले वाले पद में बचेगा 1, आखिरी वाले पद में बचेगा 100।
तो हमारा बचा 1/100 और इसके ऊपर पावर है -0.5। अब देखिए, अगर माइनस की पावर है उसको हमें प्लस में बदलना है, यानी पावर का सिंबल हमें चेंज करना हो। तो अगर कभी भी आप पावर का सिंबल चेंज करेंगे तो बेस पलट जाएगा। ये है बेस, ये है पावर। अगर पावर का सिंबल बदला तो बेस पलटा, तो बेस पलटोगे तो ये हो जाएगा 100/1। ठीक है, तो पावर का सिंबल माइनस से प्लस हो जाएगा 0.5। अब 0.5 को आप कहते हो 1/2, तो ये है 100। 100 की पावर हुई 1/2। 1/2 पावर को स्क्वायर रूट कहते हैं, तो ये हुआ स्क्वायर रूट 100 और 100 का रूट 10। तो ऐसे इसका आंसर 10 यानी कौन सा हुआ, डी आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है। ठीक है, जितना मजा आए उतना कमेंट में मुझे सूचित करें। ठीक है, मैं सारे के सारे सवालों को शार्ट तरीके से आपको बताऊंगा। आपके कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगे कि मैं अगली क्लास, अगले वीडियो में क्या आपको और बता सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ध्यान दें, देखते हैं। दो ट्रेन हैं ए और बी 360 मीटर के ब्रिज के विपरीत छोरों पर पहुंचती है। जैसे ये ब्रिज है, एक ट्रेन ब्रिज के इस तरफ है, एक ट्रेन ब्रिज के इस तरफ है, विपरीत ओर है। ए और बी की स्पीड, ए की स्पीड है 15 और बी की स्पीड है 25 और दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है। ए और बी की स्पीड 15 और 25 है। ठीक, अब लिखा है तो ट्रेनों के मिलन बिंदु और उस बिंदु के बीच की दूरी जहां से ट्रेन ए कैपिटल है। अब दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे की ओर चलेंगी तो बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। तो जहां पर मुलाकात होगी, कह रहे हैं कि ट्रेन ए से मिलन बिंदु की दूरी, मतलब ये वाली दूरी आपको बतानी जहां मुलाकात। ठीक, अब एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक 4 कॉन्सेप्टों पर चलता है। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां समझाता हूं। अगर कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का केस है तो या तो टाइम सेम होगा, या तो डिस्टेंस सेम होगी, या तो स्पीड सेम होगी। तो कोई भी सवाल आए तो पहले देख ले कौन सी चीज सेम या कांस्टेंट है। जैसे इसमें ये ट्रेन इधर से चली, ये ट्रेन इधर से चली, दोनों एक साथ चली और चलती ही रही, फिर मिल गई। तो चलने से मिलने तक दोनों बराबर समय चली, तो दोनों के समय बराबर होंगे। ठीक, तो यहां दोनों एक साथ चली हैं और कभी ना कभी मिली हैं, तो मिलने तक दोनों लगातार चलती रही, तो दोनों की यात्रा के समय क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम सेम है तो इसको हटा दो, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम चलेगा, यानी जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड है 15 और 25, तो यही डिस्टेंस का रेशियो है। 5 से काटो, 5 तिहाई 15, पचहम 25। तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा। तो ये डिस्टेंस होगी 3, ये डिस्टेंस होगी 5, तो पूरी डिस्टेंस हो गई 5 3 मिला के 8 रेशियो। और ये पूरी डिस्टेंस आपको दी गई है 360 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस मीटर में है 360, टोटल डिस्टेंस रेशियो में है 8। तो एक रेशियो की वैल्यू 8 चौक 32, 8 पंचे 40। एक रेशियो का मतलब 45 मीटर है, तो ये दूरी 3 रेशियो है, तो 45 तिहाई 135, तो ये दूरी होगी 135 मीटर। आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है, ठीक है, समझते चले। मैं सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता रहूंगा। पूरे कॉन्सेप्ट के लिए मैं लगातार एसआई स्पेशल बैच पढ़ा रहा हूं। उस बैच में 4-15 से रेगुलरिटी से क्लास हो रही है और उसमें थ्रू आउट कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम करते चल रहे हैं। ठीक, आगे देखें। नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है,
तो मेरे बिना बताए भी उम्मीद है कि आप लोग इसे लगा लें। देखिए सवाल समझिए क्या होता है। जैसे इसमें दिया है 8 पुरुष 5 घंटे काम करें तो 12 दिनों में काम कर सकते हैं। तो जो 8 लोग काम कर रहे हैं ये स्पीड है, 5 घंटे काम कर रहे हैं ये आवर्स है, टाइम है, और 12 दिन जो काम कर रहे हैं ये भी टाइम है। तो ये टाइम है डेज में और ये टाइम है आवर्स में। फिर लिखा है कि अगर 15 पुरुष काम करें और 4 घंटे पर डे काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी काम सेम है। तो अगर हमारा वर्क सेम हो, आवर्स भी दिए हैं, टाइम डेज में भी दिया है, ठीक, और देखिए पुरुष ही पहले थे, पुरुष ही बाद में, ठीक। तो अगर केवल पुरुष ही काम कर रहे हैं तो इनकी स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही टाइप के लोग कभी भी हों तो उनकी स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, उनकी संख्या को ही स्पीड मान लेते हैं। तो 8 पुरुष की स्पीड 8 हो जाएगी। हम इसमें फार्मूला यूज करते हैं m1d1t1 बराबर m2d2t2, क्योंकि वर्क सेम है। वर्क सेम है तो बटे में W1 और W2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्क सेम है। m1 है टोटल स्पीड, तो 8 पुरुष की स्पीड हो गई 8, उन्होंने कितने दिन काम किया है 12, और दिन के कितने घंटे काम किया है तो 5। दोबारा में जब काम हो रहा है तो कितने आदमी काम कर रहे हैं 15, तो इनकी स्पीड हो गई 15। कितने दिनों में काम पूरा करेंगे ये आपसे पूछा है, मान लो x, और एक दिन में कितने घंटे वो लोग काम करते हैं तो 4 ठीक है ना, T2 हो गया 4। काट पीट लीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो दोबारा में जो काम होगा उसमें 8 दिन लगेंगे, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आसान है, आप लोग ऐसे भी इसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसी भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, और थोड़ा बारीक सवाल है, इसका तरीका अच्छे से पकड़। क्या कहते हैं, राहुल ने ₹X का ऋण लिया, कोई कर्जा लिया, वो कर्जा उसने 3 साल के लिए लिया है और 20% प्रति वर्ष ये CI का रेट है। एक साल में 20% का ब्याज लगेगा और वो भी कंपाउंड, ठीक। उसके बाद क्या किया, उन्होंने 2 साल बाद इतना पैसा पे कर दिया। तो इतना पैसा अगर पे कर दिया 2 साल के बाद, तो फिर जो पैसा बचा होगा उस पर ब्याज चढ़ेगा, ठीक। फिर तीसरे साल के अंत में इतना पैसा और दिया और टोटल पेमेंट हो गई खत्म, पूरा बकाया चुका दिया। अब लिखा है साधारण ब्याज प्राप्त करें यदि ₹X को, ठीक है, 1 वर्ष के लिए 30% के ब्याज पर डाला जाए। तो आपको SI निकालना है किसका, X का, ठीक है। X को 1 साल का SI, और 1 साल का SI क्या है 30%। आपसे पूछा है X का 30% के रेट से 1 साल का SI, तो बस इतना ही तुमसे पूछा है, तुम्हें X चाहिए, X निकाल के उसका 30% तुम्हारा आंसर है। अब ये X हम कैसे निकालें, समझिए। मान लेते हैं कि शुरुआत में आपने जो लोन लिया है वो है X, ये X का तो तुमने लोन लिया, ठीक है, और 2 साल तक, ठीक है, जो लोन लिया इस पर पहले साल ब्याज चढ़ेगा कै परसेंट 20%, फिर दूसरे साल ब्याज चढ़ेगा कै परसेंट 20%, और 2 साल के बाद, ठीक है, आपने ₹9,280 पे कर दिए। तो ₹X जो था वो 2 साल में ब्याज चढ़ेगा तो पैसा बढ़ जाएगा। तो अगर 20-20% का ब्याज 2 साल चढ़े तो 2 साल का ब्याज 44% होगा CI से। तो 20-20 2 साल लगेगा तो ब्याज हो जाएगा कितना 44%। तो पहले रुपया था X, अब ये बढ़ के हो गया X गुणे 144/100। लोन तो X लिया था 2 साल का ब्याज जोड़कर इतना, क्योंकि 2 साल का ब्याज आया 44%, तो 2 साल का ब्याज फैक्टर बनेगा 144/100। तो ये 2 साल बाद वाला अमाउंट है। 2 साल बाद इतना तुम्हें पे करना था,
और जितना तुम्हें पे करना था, जितना 2 साल बाद तुम्हें पे करना था, इसमें से आपने 9,280 रुपया पे कर दिया। इतना हुआ था, इतना दे दिया तो घटा दो। अब ये लोन अभी बचा, ये जो लोन बचा है 2 साल के बाद, इस पर तीसरे साल फिर ब्याज चढ़ेगा। कितना? 20%। तो 20% का ब्याज फैक्टर हो जाएगा 120/100। तो शुरुआत का लोन है x, 2 साल बाद हो जाएगा x गुणे 144/100। इसमें में से जो दे दिया वो घटा दो। ये बचा हुआ शेष पैसा है 2 साल के बाद। जो ये शेष बचा है इस पर फिर ब्याज लगेगा 20%। तो 1 साल और बीत जाएगा, 3 साल हो गए। अब 3 साल के बाद इतना पैसा तुम्हें देना है, और 3 साल के बाद तुमने दिया कितना? 9,600, और लोन खत्म हो गया। यानी ये पैसा बराबर है 9,600। अब कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट करिए। यहाँ 0 0, 12 एक कम 12, 12 अट्ठे 96 आ गया 800। 800 में 10 का गुणा 8,000। यहाँ क्या बचा? देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, यहां बचा है x गुणा 144/100 माइनस 9,280। ठीक, ये है बराबर। ठीक है, बराबर में जो बचा आपका 800, 10 का गुणा 800 में होगा तो हो जाएगा 8,000। अब 8,000 में ये माइनस की चीज उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 8,000 में ये जोड़ो तो 9 8 17,280 हो गया। और इधर बचा x गुणे 144/100। अब कैलकुलेट करना, काटा पीटी मचानी है। ठीक, 144 आप जानते हो, ठीक, ये 12 से कटेगा तो 12 से काटो, 12 बरहियम 144, यहां भी 12 से काटो, 12 एक कम 12, 5 17, 12 चौक 48, 4 52, फिर 12 चौक 48 और ये 0। दूसरे 12 से काटो तो 12 बरहियम 144 और 1 0, 120 बटे का 100 उधर गुणे में जाएगा। तो 120 में 100 का गुणा होगा तो 2 0। इसका मतलब जो लोन आपने लिया था वो था 12,000। अब 12,000 के लोन पर 30% का एसआई। ठीक है, तो हमको निकालना है 12,000 का लोन है, इसका 30%, तो गुणे 30/100। ये है 1 साल का एसआई। 2 0 उड़ा दो, 2 0 उड़ा दो, 12 तिहाई 36 और 2 0, तो 12 तिहाई 36 और 2 0, यानी आंसर हो गया 3680। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, कोई हमने कहा आप रिलैक्स होकर के पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल छाट रहा हूं। ठीक है, जो सवाल आपके एग्जामों में आपको फंसा सकते हैं, ऐसे सवालों का कलेक्शन मैं आप लोगों को डिस्कशन करा रहा हूं। तो कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर डालें। ठीक है, मैं आगे उस पर अगली क्लास में फिर ध्यान रखूंगा। ठीक है, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपको अच्छा लगे तो तारीफ भी जरूरी है, क्योंकि उससे मेरी ऊर्जा बढ़ती है। मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। ये देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का एक सवाल हमने आपको दिया। एक नाव धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, धारा के अनुप्रवाह वही d किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय का 2 गुना। देखिए, पहली बार आपने धारा के विरुद्ध चला है तो आपकी स्पीड होगी x माइनस वाई। दूसरी बार में धारा के दिशा में चले हैं तो आपकी स्पीड होगी x प्लस वाई। जब धारा के विरुद्ध चले हैं तो d, जब धारा के साथ चले हैं तो भी d। तो दोनों में डिस्टेंस क्या है? सेम। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर ये सेम हो गया तो ये कट गया, तो टाइम इधर बटे में जाएगा, यानी स्पीड और टाइम में संबंध होगा उल्टा। स्पीड और टाइम में उल्टे संबंध का मतलब है, ठीक है, स्पीड और टाइम में उल्टे संबंध का मतलब है कि ये है विरुद्ध स्पीड, ये है अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल। ठीक है, तो ये समय का रेशियो उल्टा चले। ठीक, जैसे ये विपरीत वाली स्पीड है तो ऊपर अनुकूल वाला समय,
स्पीड का रेशियो समय के रेशियो से उल्टा होता है। ठीक, तो ये स्पीड x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई वाला समय ऊपर रहेगा। इन्होंने कहा है, ठीक है, कि धारा के विरुद्ध वाला समय धारा के अनुकूल यात्रा में लिए गए समय का दूना है। विरुद्ध वाला समय, ये समय दूना है, तो अगर ये समय 2 है तो नीचे 2 लिखो, ये समय 1 है तो ऊपर। ऐसे भी जान लो x प्लस वाई हमेशा ज्यादा होगा, x माइनस वाई हमेशा कम होगा। अगर ये स्पीड है धारा के अनुकूल तो समय होगा विपरीत वाला। ठीक है, तो विपरीत वाला समय आ गया 2, अनुकूल वाला समय आ गया 1। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवालों में आप हमेशा कंपोनेंडो का इस्तेमाल किया करें। अगर हम इसको सीधा कर लें x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, तो ये बराबर है 2/a। ठीक, कंपोनेंडो अगर लगाते हैं तो प्लस वाली डिजिट ऊपर, माइनस वाली नीचे, और यहां हो जाता c प्लस डी, मतलब 2 और 1 3, c माइनस डी मतलब 2 माइनस 1 तो 1। तो ये बोट की स्पीड आ गई 3 रेशियो, नदी की स्पीड आ गई 1 रेशियो, ये दोनों की स्पीड के रेशियो आए। अब लिखा है नाव की धारा के विरुद्ध गति शांत जल में नाव की गति का कितना प्रतिशत है। धारा के विरुद्ध वाली गति नाव वाली गति का कितना प्रतिशत है, तो धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई, तो यहां निकालो x है 3, y है 1, तो x माइनस वाई मतलब 3 माइनस 1 2। धारा के विरुद्ध वाली गति यानी x माइनस वाई, x है 3, y है 1, तो x माइनस वाई हुआ 2। विरुद्ध वाली गति नाव की गति का कितना परसेंट है, तो नाव की गति है 3, तो ये हो गया 2/3। अब 2/3 को अगर आप जानते हैं तो इसको परसेंट में कहते हैं 66 सही 2/3। या तो आप इसमें गुणा 100 कर ले, या तो डायरेक्ट आपको याद है टेबल, तो टेबल से आप आंसर कर दे। अगला सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए क्या है। किसी राशि पर 6 वर्षों का एसआई इतना है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कै साल का है, 6 साल का। किसी धन पर 6 साल का ये एसआई है। आगे कह रहे हैं पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर है 7%, पहले 2 साल के लिए ब्याज दर है कितनी 7%, और अगले 4 साल के लिए ब्याज दर है 16%। ठीक, अब लिखा है राशि क्या है, धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। ध्यान दें, अगर कभी भी एसआई है तो एसआई हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन पर लगता है, तो एसआई हमेशा मूलधन पर लगता है, इसलिए रेस्पेक्टिव वैल्यू हमेशा सेम रहती है, और हमेशा मूलधन पर लगेगा, हमेशा रेस्पेक्टिव वैल्यू सेम रहेगी, तो परसेंट को सीधा सीधा जोड़ घटा सकते हैं। जैसे 1 साल में 7% है तो 2 साल में 7 दूनी 14%, यहां 1 साल में 16% है तो 4 साल में 16 चौको 64%। ठीक, अब लिखा है 6 साल का ब्याज 29,250 रुपए, ये 6 साल का ब्याज है रुपए में। ठीक है, और ये देखिए ये 6 साल का ब्याज है परसेंट में, ये परसेंट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एसआई है, और क्योंकि एसआई हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन पर लगता है, तो सदैव मूलधन पर मिलता है। इसका मतलब है कि रेस्पेक्टिविटी हमेशा सेम है, तो अगर रेस्पेक्टिविटी कहीं भी सेम हो तो परसेंट सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो 2 साल का ब्याज 14, 4 साल का 64, तो 64 और 14 जोड़ो 78%। ठीक, तो दो टोटल ब्याज 6 साल का ब्याज रुपए में ऊपर, 6 साल का ब्याज परसेंट में नीचे, तो रुपया ऊपर परसेंट नीचे, तो ये 1% की वैल्यू बनी। अब हमसे राशि पूछा है तो प्रतिशत में मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। ठीक, 100% की वैल्यू, परसेंट से परसेंट यहां आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखो 78, ये ना सोचो कि किससे काटे, ये सोचो कि 78 किससे कटेगा, किसके पहाड़े में आता है, तो 13 छंग 78 है तो 13 से ये भी कटेगा, 13 दूनी 26 बचा 3,
3 और 2 32, तो 13 दूनी 26 बचा 6, 6 और 5 65, तो 13 पचे 65, कट गया। अब काटो 6 से, 6 तियां 18 बटा 4, 4 और 5 45, 6 सते 42, 3 45, 6 पंचे 30, 375 में 100 से गुणा करो, 375 में 2 जीरो, आंसर आया 37,500 हुआ ए। जितना आपको समझ में आए उतना ही शानदार कमेंट और उतना ही शानदार लाइक का बटन, ठीक है। इसी उम्मीद पर, ठीक है, मैं ठीक आप लोगों के लिए सवाल ला रहा हूं, ठीक। आपका कमेंट, आपके लाइक यही मुझे ऊर्जा देंगे कि मेरे काम की जो दिशा है वो कितनी ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां सवाल एवरेज का सवाल है, ठीक। और एवरेज मुझे उम्मीद है कि सभी को आता होगा। अब इसको ध्यान दें, ये जो भी एवरेज के सवाल होते हैं, मेरे अनुभव में एवरेज के सवाल लगाने के आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं। या तो आप एवरेज का सवाल एलिगेशन से लगाओ, और या तो आप एवरेज का सवाल बाई पार्ट से लगाओ। आप लोग बाई पार्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, गुणा गुणा करने वाला तरीका, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी एवरेज में सदैव लगा सकते हैं, एलिगेशन। बस ये ध्यान रहे कि एवरेज का सवाल अगर दो पार्टों में बटा है तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं, वरना बाई पार्ट वाला तरीका सदैव लगा सकते हैं। सुने, एक बल्लेबाज है, पहले 15 मैचों में, ठीक, किसी निश्चित एवरेज से रन बनाता है, वो एवरेज मान लो एक्स। ये 15 मैचों का एवरेज एक्स है, हमने माना। इसके बाद 5 मैच और हुए, उन 5 मैचों में एवरेज स्कोर 84, एवरेज मतलब पर हेड, हर मैच में 84, इस एवरेज पर कै मैच है 5, तो 15 मैच यहां हुए, 5 मैच यहां हुए, तो टोटल मैच हो गए 20, ठीक। तो उसका कुल एवरेज यानी 20 मैचों का टोटल एवरेज, ठीक है, 3 बढ़ गया। तो पहले कितना था x, तो अब हो जाएगा x प्लस 3, ठीक। तो बाई पार्ट का कहता है मेथड कि पार्ट वाइज इधर टोटल कर दो, इधर एक साथ टोटल, एवरेज से केवल टोटल निकलता है। अगर ये 15 मैचों का एवरेज है तो इसमें 15 से गुणा कर दो, 15x, ये 15 मैचों का टोटल। अगर ये 5 मैचों का एवरेज है तो इसमें 5 से गुणा कर दो, 5 मैचों का टोटल, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 15 मैच का टोटल ये, 5 मैच का टोटल ये, जोड़ दो तो 20 मैच का टोटल। ये एवरेज है 20 मैच का, तो 20 से गुणा कर दो तो 20 मैच का टोटल, तो 20 का x में करो 20x, 20 तिहाई 60, तो 20 मैच का टोटल इधर है, 20 मैच का टोटल इधर है, ये पार्ट वाइज टोटल है, ये एक साथ टोटल है। ये तरीका आप एवरेज में सदैव लगा सकते हैं, ठीक है। लगभग सभी सवाल एवरेज पे इस पर लग जाते हैं, ठीक है। तो 20x है, 15x उधर ले जाओ, तो 20 में से 15 घटेगा तो बचेंगे 5x, 60 प्लस का है, इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 420 में से 60 घटा दो तो आ जाएगा 360, तो 5x बराबर 360, तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, x बराबर 72 लिखा है। पहले 15 मैचों का एवरेज, तो पहले 15 मैचों का एवरेज है x, x का मान है 72, आंसर हुआ डी, ठीक। समझ में आपको जरूर आना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। एक और सवाल देखें, ठीक है, क्या खास बात है, ये बार डेसिमल का सवाल है, और बार डेसिमल के सवालों में दो खास बातें होती हैं, ठीक है। पहला बार डेसिमल में ये होता है कि अगर बार वाली डिजिट को प्लस माइनस करें तो हासिल यानी कैरी आए, दूसरा होता है हासिल या कैरी ना आए। तो अगर हासिल या कैरी नहीं आता है तो बस सीधा सीधा जोड़ घटा दो, कोई झंझट नहीं, ठीक है। कैसे, जैसे देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस वाले जुड़ेंगे 7, 7 5 12, और 12 में से 5 घटाओ तो बचा 7, 7 आ गया। यहां देखो, ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गए तो बचे प्लस के 5, तो यहां प्लस का 5 आ गया। यहां देखो 5
5 में 2 जोड़ो, 5 और 2 7, 7 में 3 घटाओ तो आ गया 4। ठीक है, अब इसमें 2 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा दो। 2 पर बार चल रहा था तो 2 पे बार। ये केवल तभी कर सकते हैं जब कैरी ना हो। ठीक है, बराबर बराबर डिजिट पर बार है और कैरी नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसा जोड़ सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, ठीक है, तो पहले पूरी डिजिट लिखते हैं 457। इसमें से जो बिना बार वाला है वो घटा दो, यानी माइनस का 4 बटे, अगर 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9, और बार और दशमलव के बीच में अगर 1 अंक है तो 1 बार 0। 457 में से 4 घटा दो तो आएगा 453, और बटे में आ गया 990। तो आंसर हो गया 453 बटे 990, यानी कि डी। इस सवाल को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जामों में आता है। 5 घंटियां क्रमशः 2, 4, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 45 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजना हो अगर तो 2, 4, 9, 12 और 15, इनका ले लो आप एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ले लोगे तो उसी एलसीएम पर ये घंटियां रिपीट हो। ठीक है, ये 2 सेकंड के बाद बजती है, ये हर 4 सेकंड के बाद बजती है, ये हर 9 सेकंड के बाद बजती है। तो दिए गए समय का ले लो एलसीएम। एलसीएम लेंगे, ठीक है, 15, 12, 9, 4 और 2 का आराम से ले सकते हैं 180 सेकंड। तो ये चारों घंटियां, पांचों घंटियां 180 सेकंड में एक बार बजेंगी, फिर 180 सेकंड बीतेगा तो फिर बजेंगी, फिर 180 सेकंड बीतेगा फिर बजेंगी। तो हर 180 सेकंड पर रिपीट होंगी, बार बार एक साथ बजेंगी। सवाल है 45 मिनट में कै बार बजेंगी, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार बजेंगी। तो टोटल समय आपका 45 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदल लो, 60 से गुणा करो, तो टोटल इतने सेकंड है। और कै सेकंड पर रिपीटेशन होता है? 180, डिवाइड कर दो, काट दो, 60 तिहाई 180, 3 से काट दो 15, तो कै बार बजेंगी? 15 बार बजेंगी। और एक बार सबसे शुरू में बजेंगी। पांचों घंटियों को पहले एक बार एक साथ बजाया गया टन से, फिर उसके बाद वो दोबारा बजना शुरू होंगी। तो ये कै बार रिपीट होंगी? 15। लेकिन पहली बार जो बज गई है समय शुरू होने के पहले, जैसे शुरुआत हुई वैसे पहले एक साथ बजी, तो एक बारी और बची है, तो 15 बार ये और एक बार जो शुरू में बची थी, सब मिला के 16। तो इसका आंसर 15 मत लगाइएगा, इसका आंसर 16 होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, आज के स्पेशल 10 में ये 10 सवाल हमने आप लोगों के बीच डिस्कस किए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। आपके लाइक, शेयर और कमेंट मेरे लिए प्रेरणा का काम करेंगे। तो जोरदार कमेंट करिए, जोरदार तरीके से आप बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आप सभी ने मेरी क्लास के लिए समय दिया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।